नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी कैबिनेट ने गैर कानूनी धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश लाने के फैसले पर मोहर लगा दी है। राज्य के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जबरन सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में अध्यादेश में 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने के बाद शादी करना चाहता है तो उसे शादी से 2 महीने पहले डीएम से अनुमति लेनी होगी। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण के लिए 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पंथ से हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन पर आपत्ति जताने वाले पिछले 2 फैसले कानून की नज़र में ठीक नहीं थे। कोर्ट ने ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की रहने वाले सलामत अंसारी और उनकी पत्नी प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा। प्रियंका ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और उनके पिता ने पुलिस में इस बाबत शिकायत की थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो शादी के लिए धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है, उसको हाईकोर्ट के इस फैसले से समस्या हो सकती है। कानपुर में तथाकथित लव जिहाद मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने कहा है कि उसे साजिश के तहत संगठित रूप से धर्म परिवर्तन करके शादी का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही इसमें किसी तरह की विदेशी फंडिंग पाई गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 मामलों में लड़कियों के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनकी लड़कियों को बहला फुसलाकर धोखे से धर्म परिवर्तन करवा के शादी कर ली गई है, लेकिन SIT को ऐसा कुछ नहीं मिला। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के आवास और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने छापेमारी की है। हालांकि छापेमारी किस सिलसिले में की गई है, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये छापेमारी मुंबई और ठाणे के 10 ठिकानों पर की गई है। छापेमारी के दौरान प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग को ED दफ्तर लाया गया है। बता दें, सरनाईक ने ही रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए थे और उन्होंने ही अन्वय नायक की आत्महत्या की जाँच फिर से शुरू करने की मांग की थी, जिसमें अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार भी किया गया था। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के आवास और दफ्तर पर ED की छापेमारी से शिवसेना बौखला गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा है कि अगर आपने आज ये काम शुरू किया है तो हम इसे खत्म करना जानते हैं। बता दें, ये एक नया अध्याय है जब कभी साथ रहे दोनों दल अब एक दूसरे के समर्थकों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे। भारत सरकार ने 43 और चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसमें चीनी कंपनी अलीबाबा ग्रुप के अलीबाबा एक्सप्रेस, अलीबाबा सप्लायर ऐप और अलीबाबा वर्क बेंच जैसे कई ऐप्स शामिल हैं। मंत्रालय ने अपने जारी एक बयान में कहा है कि यह कार्रवाई इन ऐप्स से संबंधित उन जानकारियों के आधार पर की गई है जिससे यह पता चलता है कि ये ऐप्स भारत की स्वायत्तता और सुरक्षा के लिए खतरा है। बता दें, इससे पहले भारत ने पहली बार में 59 ऐप्स और दूसरी बार में 47 और चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था। ये तीसरी बार है जब भारत सरकार ने चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है। कोरोना संकट पर मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में हाल ही में बढ़ते हुए कोरोना के केस और वैक्सीन के वितरण से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। बैठक में PM मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। PM मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते, बल्कि ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। PM ने कहा कि कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की वैक्सीन पर जब राजनीति की बात आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने बिहार में निर्मला सीतारमण द्वारा फ्री में वैक्सीन देने के चुनावी घोषणा को भी याद दिला दिया। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भारतीय कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की अनुमति देने की सिफारिश की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है। उन्होंने इस सुझाव को बैड आइडिया यानी बुरा विचार कहा है। यह सिफारिश पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक के इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने दी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़े उद्योग घरानों को बैंक स्थापित करने की अनुमति देने की सिफारिश पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा कि पहले कुछ बड़ी कंपनियों की कर्ज माफी, फिर कंपनियों के लिए टैक्स में भारी छूट और अब आम लोगों की बचत को सीधे उन बैंकों को देना जो बैंक इन्हीं कंपनियों के हैं।
मुंबई पुलिस के सामने पेश होने से बचने की लगातार कोशिश कर रही सिने अदाकारा कंगना रनौत अब इससे और नहीं बच सकेंगी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदाकारा और उनकी बहन को अब 8 जनवरी को पुलिस के सामने पेश होना होगा। कंगना के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब सरकार में मंत्री पद पर वापसी की अटकलें लग रही थीं, अब इस पर भी मोहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि सिद्धू को मनाने के लिए सीएम कैप्टन ने पहल शुरू कर दी है। दरअसल सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को लंच की दावत दी है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य और केंद्र की राजनीति पर विचार विमर्श होगा। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सिद्धू को 25 नवंबर को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में जल्द ही जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम रोशनी जमीन आवंटन घोटाले से जुड़ गया है। राजस्व विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि जम्मू कश्मीर के सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला का जम्मू में बंगला जंगल की अवैध जमीन पर है और उनकी पार्टी का श्रीनगर में जो दफ्तर है वो भी अवैध है। बहरहाल अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, वहाँ सिर्फ मेरा मकान नहीं है, वहाँ सैकड़ों घर हैं, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, वो सिर्फ मुझे परेशान करना चाहते हैं, उन्हें करने दीजिए। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल से इस द्वीप समूह के एक अन्य वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त किया गया। आज हुए परीक्षण का मकसद था मिसाइल की रेंज को बढ़ाना। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 400 किलोमीटर किया गया। चक्रवाती तूफान निवार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से आज से गुरुवार के बीच टकराएगा। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। भारत के मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बरसात का अनुमान जताया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। भारत में एक दिन में 37,975 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 480 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 91,77,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,34,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,38,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,93,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 13,99,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक 4,11,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,24,00,000 के पार हो गई, तो वहीं मृतकों की संख्या 2,57,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 60,87,000 से अधिक है, तो मृतकों की संख्या भी 1,69,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।